नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के अगले अध्याय में। पिछले अध्याय में हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन को एक्सप्लोर किया था और ये जाना था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन वन वन ऑन टू ऐसे क्यों होते हैं और इनकी क्या अहमियत है और ये क्यों जरूरी है। और वहां पर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था वो ज्ञान हमारे लिए कितनी ज्यादा लाभदायी होगी और कितना ज्यादा योगदान देगी हमारी आगे की जर्नी में, वो अब आप यहाँ पर नोटिस करना शुरू करोगे। सिर्फ पिछले अध्याय का नहीं, जितना भी ज्ञान हम लोगों ने अभी तक प्राप्त किया है वो आगे की जर्नी में लाभदायी होगी। क्यों? क्योंकि कुदरत में किसी भी चीज को जानने के लिए हमें पहले सवाल उठाना होता है कि ये हो क्या रहा है या ये क्यों है। उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसके जरिए गणित की भाषा से कुदरत से बात करते हैं एंड कुदरत आपको नया ज्ञान परोस देता है। और यही है द राइट वे ऑफ एजुकेशन। सेम चीज को फॉलो करते हुए अब हम लोग कंपोजिट फंक्शंस को स्टडी करेंगे, समझेंगे कुदरत से, ना कि एक डेफिनेशन बस याद किया और आगे बढ़े, वो काम नहीं। तो अब उसी के साथ हम थोड़ा सा पिछला जो हमारे लिए जरूरी है कि रिलेशन फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं उसको एक बार क्विकली देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आप लोगों के लिए करना है मुझे, जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, वो भी इसी रिवीजन में हम लोग कवर करेंगे। और वो ये है कि हम जानते हैं कि एक रिलेशन या फिर एक फंक्शन दो सेट्स के बीच में मैपिंग करके बनाया जाता है। ये बात हम लोग, इस बात से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। और हम ये भी सीखा है हमने ऑब्जर्व करके कि जो आपका डोमेन होता है, डोमेन ये भी एक सेट है और रेंज जो है ये भी एक सेट है। डोमेन जो होता है वो सेट ए का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ सेट ए होता है। एंड रेंज जो होता है वो सेट बी का सबसेट होता है, उसके एलिमेंट्स के अंदर ही वो पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेट ए जो होता है और सेट बी जो होता है यही आपके डोमेन और रेंज होते हैं। क्योंकि ये जो अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है कि अमूमन रिलेशन फंक्शन को शुरू करने के साथ ही हम लोग यहां पर ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली 12वीं कक्षा में जब ये चैप्टर वापस से हमारी जिंदगी में आता है, हम ये कहने लगते हैं कि सेट ए जो होता है वो डोमेन होता है, ठीक है, सेट बी जो होता है वो कोडोमेन होता है, या फिर हम उसे रेंज भी बोलते हैं, रेंज होता है। सेट ए जो होता है उसको आप प्री इमेज कहते हो, प्री इमेज कहते हो, और सेट बी जो होता है उसको आप इमेज बोलते हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं। इससे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही ये दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक साल का गैप आ चुका है, उसने 11th में जो पढ़ा था और 11th में आपने पढ़ा था ये चीज कि डोमेन आपका सबसेट होता है ए का और रेंज आपका सबसेट होता है बी का। लेकिन जब एक साल का गैप आया, मोमेंटम टूट गया, ठीक है, और हम एक रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन के ट्रैप में फंस गए, तो उसके बाद जब हमने दोबारा इसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमारे लिए परिभाषा ही बदल गई कि सेट ए ही आपका डोमेन है, उसको आप प्री इमेज भी बोलोगे, सेट बी आपका को डोमेन है, उसको आप रेंज बोलोगे, या फिर आप उसके एलिमेंट्स को इमेज बोलोगे। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ध्यान से सोचो, पिछले अध्याय में जो हमने देखा था वो ये था कि हम एक फंक्शन का इन्वर्स करना चाहते थे, और उसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए क्या थी कि यदि मैं एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन लेता हूं, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और यदि मैं यहां पर देखूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि है आपका साइन एक्स, यदि मैं इसको देखूं तो यहां पर इसमें जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है। लेकिन यदि इस फंक्शन का मैं इन्वर्स करता हूं, जो कि मैं यहां पर इन्वर्स करूंगा, तो इसका जो डोमेन है, यदि मैं उनकी वैल्यूज को देखूं वो तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन इन्वर्स करने के साथ ही ये फंक्शन फंक्शन ना रहकर, मतलब जब आपने अभी देखा तो ये फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि उस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसका इन्वर्स कर देता हूं तो ये फंक्शन के पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यदि मैं कहूं कि साइन जीरो आपके लिए जीरो है और साइन पाई आपके लिए जीरो है, यदि मैं इसका इन्वर्स कर देता हूं तो साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो आपका जीरो भी आएगा और पाई भी आएगा। तो यहां पर तो एक इनपुट पर एक आउटपुट था, लेकिन यहां पर एक इनपुट पे दो आउटपुट आ गए, तो इन्वर्स करने के साथ ही ये रिलेशन नहीं रहा। जस्ट पिछले अध्याय का एक छोटा सा रिवीजन है, ठीक है, नहीं रहा। और उस रिवीजन के साथ हम एक बहुत बड़ी बात को जानेंगे, क्यों जानेंगे वो भी मैं बताता हूं। तो अब आपने इनवर्स फंक्शन किया, लेकिन अब वो फंक्शन ना कहलाकर रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि एक इनपुट पर दो आउटपुट आ रहे हैं और उससे ज्यादा भी आएंगे, ठीक है, 2 पाई भी आएगा, 3 पाई भी आएगा, बेसिकली n पाई आएगा, जहां पर n पाई पर, जहां पर साइन इनवर्स जीरो के ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आउटपुट्स आ गए हैं, क्योंकि आप ऐसे करते करते तो कितनी भी वैल्यूज लिख सकते हो। तो अब ये एक फंक्शन नहीं रहा, ये एक रिलेशन बन गया। लेकिन यदि मुझे इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनाना हो तो हमने क्या सीखा था वहां पर, कि हमने कहा था कि भाई इसकी रेंज को ना, इसकी जो वैल्यूज हैं उन पे अगर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस फंक्शन को ऐसे ना बनाकर इस सेट से इस सेट के बीच में बनाया जाए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू से लेकर -1 से 1 के बीच में बनाया जाए, तो ये वाला जो फंक्शन है इसका इन्वर्स करने पर भी फंक्शन ही आएगा, क्योंकि उस परिस्थिति में एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा, एक इनपुट पर मल्टीपल आउटपुट नहीं आएंगे, क्योंकि -पाई बाई टू से +पाई बाई टू पर
आपका जो ये साइन फंक्शन है वो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट दे रहा है और कहीं पर भी ऐसे दो इनपुट नहीं आते जिस पर एक ही आउटपुट आए, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हमने करी थी ये करा था उस परिस्थिति के लिए जहां पर आप एक फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख रहे हो कि उसका इनवर्स करने पर भी जो इनवर्स बने वो रिलेशन तो हमेशा ही रहेगा, बट इनवर्स करने पर भी वो फंक्शन के पैरामीटर्स को फॉलो करे जो कि कहता है एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा। उन केसेस में यानी कि फंक्शन को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उस केस में आपका सेट ए जो है वो डोमेन और इमेज है, कोडोमेन रेंज और सॉरी ये डोमेन और प्री इमेज है, और बी सेट जो है वो कोडोमेन रेंज और इमेज कहलाएगा। और यहां पर ये कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाती है। ये जानने से, ऑब्जर्व करने से हमारे लिए परिस्थितियां बहुत आसान हो जाती हैं। अब इसका फायदा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। वो भी एक एनालिसिस है जो हमें समझना होगा ताकि हमें समझ आए कि क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सोचो आपको यहां पर अगर हम ऑब्जर्वेशन ना करें तो उसका नुकसान क्या है। उसका नुकसान ये होगा कि मान लेते हैं मैंने रिलेशन फंक्शन में तो ये बात पढ़ ली कि भैया रिलेशन फंक्शन में मैंने ये बात याद कर ली कि सेट ए आपका डोमेन है, सेट बी आपका डोमेन नहीं है। फिर आप अगले अगले अध्याय में यानी अगले चैप्टर में जब आप जाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पर तो क्लियरली ये बात बताई जाएगी कि भाई साइन का जो डोमेन होता है, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो ये होता है, ठीक है, और जो रेंज होती है वो ये होती है, ठीक है। लेकिन यदि मैंने इस बात को याद रखा, मान लेते हैं एक सवाल आता है, सवाल कहता है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये दे दिया। अब पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है। सोचो मान लेते हैं कि एक बच्चे को रिलेशन फंक्शन वाली बात याद आ जाती है कि भैया जो वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी वो डोमेन है, तो उसने आंसर दिया कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है शायद जिसको चैप्टर 2 वाली बात याद रह गई क्योंकि हमने चीजों को याद किया है, तो उसको याद है कि साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है, ठीक है, और उसने लिख दिया कि डोमेन इज -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है, ये लिख दिया। अब सोचो कि दोनों ने अपने अपने अधूरे ज्ञान की वजह से, देखो अधूरे ज्ञान की वजह से अपनी तरफ से उन्होंने सही किया है। लेकिन अब यहां पर लक क्या आएगा, लक ये आएगा कि दोनों के पास ज्ञान तो अधूरा ही था, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है तो भैया ये वाला आंसर सही हो गया और ये वाला आंसर गलत हो गया। अब ये बच्चा सोचता रह जाएगा कि यार मैंने क्या गलत किया, बुक में तो लिखा ही है -π/2 से +π/2, चैप्टर 2 खोलूंगा यही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। वो बच्चा क्लेम भी सही कर रहा है, बट उसका क्लेम इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास अधूरा ज्ञान था। और इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती हम टीचर्स की है कि हम लोग चीजें डेफिनेशंस में याद करवाते हैं, फॉर्मूले दिखाते हैं, बल्कि हमें सिर्फ एक्सप्लोर करना और संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। सेम यही क्वेश्चन अगर आया होता कुछ इस तरीके से कि -π/2 से लेकर +π/2 का सेट ए होता और सेट बी जो होता वो -1 से 1 के बीच में होता, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में जिस बच्चे ने रिलेशन फंक्शन वाले ज्ञान के हिसाब से जवाब दे दिया कि एक्स में तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसका ये वाला जवाब गलत हो गया और ये वाला जवाब उस बच्चे का सही हो गया। तो अब ये आपके लिए आपके पास जो अधूरा ज्ञान है उसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। अब आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपसे जो सेट ए और सेट बी डाला है क्वेश्चन के अंदर वो क्या डाला है, उसके बेसिस पर देखो आपका लक निर्भर करेगा कि आपको 4 नंबर मिलेंगे या -1 नंबर मिलेगा। तो जरा सोचो, क्या दोनों परिस्थितियों में सवाल मुश्किल था? नहीं, दोनों परिस्थितियों में उस सवाल में एक इंसान का क्या कहते हैं आंसर गलत हो जाता है और एक इंसान का सही हो जाता है। और हमारे पास लाखों बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, कितनों को रिलेशन फंक्शन वाली बात याद रह गई, किसी को ट्रिग्नोमेट्री वाली बात याद रह गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, तुक्के में नंबर आए। अगर किसी के आए भी तो तुक्के में नंबर आए। क्या ये ज्ञान के नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये एक लक के नंबर हैं जो कि मिल गए। और लक में ऐसा होता है कहीं सही है तो कहीं गलत है, इसलिए हमारे ज्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं ज्ञान वाले नंबर। ज्ञान तो है ही नहीं, वो लक में आ गया हमारे लिए। अब जरा सोचो, इन दोनों क्वेश्चंस को यदि देखें और संपूर्ण ज्ञान यदि हम ऑब्जर्वेशन से प्राप्त करें तो क्या ये सवाल मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, ये सवाल बड़े ही आसान थे। हमें सिर्फ सच्चाई का पता नहीं था, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पूरी नहीं थी जिसको हम प्रोसेस कर पाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होगी आपका ब्रेन वही प्रोसेस करेगा और उसके हिसाब से ही आउटपुट देगा। जिसके पास डेफिनेशंस का ज्ञान होगा तो वो डेफिनेशंस को ब्रेन प्रोसेस करेगा। किसी के पास ट्रिग्नोमेट्री वाली बात याद रह गई, उसने वो प्रोसेस किया, अपना जवाब लिख दिया। किसी ने फंक्शन वाली बात याद रह गई, उसने वो प्रोसेस किया, अपना जवाब लिख दिया। दोनों परिस्थिति में आपका जवाब कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यह जवाब चाहे सही हो चाहे गलत हो, ज्ञान के माध्यम से नहीं आया है, एक लक के माध्यम से आया है। और पढ़ाई एक्चुअली में मुश्किल नहीं थी, वो मुश्किल इसलिए हुई। पढ़ाई मुश्किल तब होती है जब ज्ञान अधूरा होता है, जब हम ऑब्जर्व नहीं करते। और ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो हम सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम आंख बंद करके सिर्फ डेफिनेशंस के रास्ते आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर मिस्टेक्स होती हैं। जेईई मेंस एडवांस इनके सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं, अधूरे ज्ञान की वजह से ये सवालों में मुश्किलें पैदा होती हैं। यही परम सत्य है। तो देखो चीजें कितनी आसान हैं। अब
ये बात हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि सेट ए को आप डोमेन प्री इमेज तभी बोलोगे जब फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिखा गया कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स करने पर वो रिलेशन नहीं फंक्शन कहलाता है। और जब आप सवालों को देखोगे तो इस चीज की आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, और ये बात हम सवालों में भी देखेंगे। और इससे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, जब हम सवालों को करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन बड़े आसान थे, हम ही कंफ्यूज हो जाते थे अधूरे ज्ञान की वजह से। ठीक है, तो ये देखो, ये अब आपको इंपॉर्टेंट जो बात है वो समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम असली परिस्थिति को देखते हैं, अगली परिस्थिति को देखते हैं, और वो ये है कि इस दुनिया के अंदर चीजें या तो एक दूसरे पर निर्भर करेंगी या फिर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगी। जैसे कि मैं कहूं कि दो उद्योग लेते हैं हम लोग, यानी कि दो इंडस्ट्रीज लेते हैं, इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी। ठीक है, इंडस्ट्री ए जो है ये पेपर की इंडस्ट्री है, ये पेपर की इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री बी जो है ये कपड़ों की इंडस्ट्री है। ठीक है, क्लोथ की इंडस्ट्री है, क्लोथ्स की इंडस्ट्री है। अब जरा हम इन दोनों इंडस्ट्री को देखें तो इन दोनों के ऑपरेशंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं क्योंकि इनका रॉ मटेरियल अलग है और इनका रॉ मटेरियल अलग है। लेकिन अब अगर मैं एक दूसरी परिस्थिति देखूं कि मान लेते हैं क्लोथ वाली जो इंडस्ट्री है, और मैं यहां पर एक तीसरी इंडस्ट्री लेता हूं, इंडस्ट्री सी। ठीक है, जो कि कॉटन की इंडस्ट्री है, कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो कॉटन की इंडस्ट्री है वो इस क्लोथ इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करती है। बट अब यहां पर देखें तो ये दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है डिपेंडेंट, हाँ सही लिखा है। ठीक है, बट ये दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये देखो, ये परिस्थिति हमें कुदरत में देखने को मिलती है, और यही चीज को यदि हम देखें एक फंक्शन के नजर से देखें या एक रिलेशन के नजर से देखें तो हमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कुदरत के अंदर। वो समझ आता है कि इनके और इनके जो इनपुट आउटपुट हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इसका अपना इनपुट है, इसका अपना आउटपुट है, इसका अपना इनपुट है, इसका अपना आउटपुट है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर इसका जो इनपुट है और उससे जो पैदा होने वाला आउटपुट है वो इस कंपनी के लिए इनपुट का काम करेगा। यदि कॉटन की खेती कम करी जाए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होगा क्लोथ इंडस्ट्री के लिए वो कम हो जाएगा। यदि इंडस्ट्री कॉटन की खेती बढ़ जाएगी तो इसके लिए रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगा, और अदर पैरामीटर्स ले जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई का, अभी हम उतने में नहीं जाते हैं। बात जो समझनी है वो ये है कि ये जो इंडस्ट्री है इसका जो इनपुट है वो इसके आउटपुट पर डिपेंड करता है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो इसके लिए इनपुट होगा, वेरएज इसका आउटपुट जो है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। और इसी के साथ अब हम इस चीज को फंक्शन के नजर से एक बार देखते हैं। हम एक सेम फंक्शन लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि है 2x के बराबर। ठीक है, और ये मैं लेता हूं फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं g फ्रॉम सेट b टू सेट c, जो कि अगेन है g ऑफ x, y इक्वल्स g ऑफ x विच इज सेम एज 2 ऑफ x। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन उसके डिपेंडेंट वाले केस में भी अलग ही होंगे, लेकिन यहां पर ये एक दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं तो मैं यहां सेट ए भी बना लेता हूं। सेट ए जो है 1 2 3, और सेट बी जो है वो लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सेट सी भी बना लेता हूं जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आगे भी ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यदि मैं फंक्शन ए को देखूं तो यहां पे इनपुट जैसे ही मैं लूंगा 1 का तो वो मैप हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, इनपुट 2 लूंगा तो वो मैप हो जाएगा 4 के साथ, और 3 इनपुट लूंगा तो मैप हो जाएगा 6 के साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है और मैं जीएक्स फंक्शन को देखूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि बी सेट मेरे लिए इनपुट सेट का काम करेगा, तो यहां पे यदि मैं इनपुट लूंगा 1 का, ठीक है, इनपुट लूंगा 1 का तो वो मैप हो जाएगा 2 के साथ, 2 इनपुट लूंगा तो वो 4 के साथ मैप हो जाएगा, 3 इनपुट लूंगा तो वो 6 के साथ, 4 इनपुट लूंगा तो वो 8 के साथ, 5 इनपुट लूंगा तो वो 10 के साथ, 6 इनपुट लूंगा तो वो 12 के साथ मैप हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। वेयरएज अब मैं कहूं कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तीसरी परिस्थिति, ठीक है, दूसरी परिस्थिति माफ करना, कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि मैं कहूं कि g फंक्शन g इज डिपेंडेंट ऑन f, तो जरा सोचो, अगर g f पर डिपेंडेंट है तो f जो सप्लाई करेगा उसके बेसिस पर ही तो g आउटपुट देगा। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। f अगर मैं देखूं यहां पर 1 2 3 जब आप उसमें इनपुट डाल रहे हो तो उसकी सप्लाई जो है वो 2 4 और 6 की है। अब f ने 1 3 और 5 को सप्लाई किया ही नहीं है, f ने आपका सप्लाई किया ही नहीं है। अब जब आपके पास सप्लाई ही नहीं आई है तो उसके मुताबिक आप आउटपुट कैसे जनरेट करोगे, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यही हुआ, तो मतलब 2 पे 4 आ जाएगा,
4 पे 8 आ जाएगा और 6 पे आपका 12 आ जाएगा। लेकिन जो जब ये दोनों इंडिपेंडेंट थे तब तो इनपुट में 1 3 4 1 2 3 4 5 6 सब लिए गए थे। लेकिन अब आप यहां पर इनपुट में सिर्फ मतलब इस वाले फंक्शन में इनपुट में सिर्फ 2 4 और 6 ले पा रहे हो, क्योंकि इसका इनपुट सप्लाई किया जा रहा है एफ के द्वारा। एफ का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। और ऐसे केसेस में जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये मिलके एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसमें कुछ कहानी ऐसी होती है कि इनपुट इनिशियल इनपुट 1 गया और फाइनल आउटपुट जो आया मेरे लिए वो 4 आया। इनिशियल इनपुट 2 गया और फाइनल आउटपुट मेरे लिए 8 आया। इनिशियल इनपुट 3 गया और फाइनल आउटपुट मेरे लिए 12 आया। तो इस तरह के समीकरण भी कुदरत में एग्जिस्ट करते हैं। और जब दो फंक्शन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट फंक्शंस। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता। अब ये ज्ञान आपको कहां मदद करेगा, ये ऑब्जर्वेशन आपको कहां मदद करेगा, डोमेन एंड रेंज के अंदर मदद करेगा। क्योंकि यहां पर अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है इसका, जी एक्स का डोमेन क्या है, तो आप तो 1 2 3 4 5 6 बोल दोगे। बट एक्चुअली में इसका डोमेन क्या था, यदि एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, सिर्फ जी एक्स का डोमेन पूछूं मैं, ठीक है, तो वो डोमेन क्या निकल कर आएगा पता है, 2 4 6। क्योंकि इनपुट में सिर्फ इसमें 2 4 6 ही आ रहा है, क्योंकि ये निर्भर करता है इसके ऊपर। तो सोचो, क्या सवाल मुश्किल था? नहीं। क्या ज्ञान अधूरा था जिसकी वजह से सवाल मुश्किल हुआ? यस। क्योंकि यदि मैं इस ऑब्जर्वेशन को स्किप कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो और फिर मैं पूछूं आपसे कि जी आपका एफ पे डिपेंड करता है और बताओ जी एक्स का ये क्या है, क्या बोलते हैं, डोमेन क्या है, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि बी सेट के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 है। तो आप इसमें लिख दोगे कि डोमेन इज 1 से लेकर 6 तक, जबकि वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी एफ पर डिपेंड है, एफ का आउटपुट ही इसका इनपुट हो सकता है। तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए डोमेन जो है वो आपका क्या बन जाता है, 2 4 6। है ना, बड़ी आसान सी चीज। ऑब्जर्वेशन से चीजें आसान हो जाती हैं और यही करने से आपके लिए पढ़ाई इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुद से सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। यही चीज बस मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं और कुछ नहीं। तो देखो, ये बात आप लोगों को समझ आई और इसी को कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, जहां पर दो फंक्शन एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। बस हम क्या करते हैं, हम जो गलती कर बैठते हैं वो ये है कि हम एज अ प्रोसेस याद कर लेते हैं कि यार अगर कोई फंक्शन होगा तो आप उसको एफ ओ जी एक्स लिखोगे या एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे। ठीक है, इसमें आप इनपुट लोगे, उसका आउटपुट फाइनल क्या आएगा। अगर ये 2x है, ये 2x है, तो इस 2x को x की जगह 2x लिख दो तो फाइनली 4x हो गया। ठीक है, अब बताओ डोमेन रेंज क्या होगी। ठीक है, तो बता तो हम इसके बेसिस पे भी सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो मैं यहां पर ये ना पूछ के, हालांकि पूछा नहीं जाता है आपसे अभी के लेवल पर, लेकिन यदि मैं जीएक्स का डोमेन पूछ लूं तो आप यहां पर गलती कर बैठोगे। ठीक है, और गलती कर बैठोगे। और सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी बहुत सारे अभी कैच आएंगे डोमेन एंड रेंज में। जब हम सवालों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मल्टीपल परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है वो उन सवालों को ऐसे मक्खन की तरह आसान बना देगा। ठीक है, तो ये देखो, ये चीज होती है। तो यहां पर जब दो फंक्शन डिपेंड करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आप एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें जी एक्स जो आउटपुट है, यानी एक्स इनपुट है, जी एक्स आपका आउटपुट है, ये आउटपुट इस एफ के लिए इनपुट हो गया। अब मैं लिखूं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स इनपुट है, एफ एक्स आउटपुट है, और वो आउटपुट जी के लिए इनपुट की तरह काम करेगा और फाइनल आउटपुट आपके पास निकल कर आएगा। फाइनल आउटपुट आपके पास निकल कर आएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ओ जी एक्स या जी ओ एफ एक्स। ठीक है, ये बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये बात हमें अब होती है एकदम एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो, अब यहां पर यदि मैं फंक्शंस को देखूं तो कंपोजिट फंक्शन की जो धारणाएं हैं वो हमें समझ आ गई। अब अगली चीज, क्या हर बार हमको ये कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं? ठीक है, तो जवाब है नहीं, लेकिन याद नहीं करना है, डिस्कवर करेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स, जो कि है 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने ये फंक्शन ले लिया, या 1 प्लस एक्स ले लेता हूं। ठीक है, और एक और फंक्शन लेता हूं मैं जी एक्स, ठीक है, जो कि है 1/x के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बड़ा ही मजेदार सी चीज दिखाता हूं, ये मैंने भी अपने पढ़ने के टाइम पे देखा था। एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स और जी एक्स को लेता हूं 1/x। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि फाइंड करो एफ ओ जी एक्स, ठीक है, या फिर एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो हम यहां पर एक प्रोसेस याद कर लेते हैं कि एक्स की जगह 1/x लिख देते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात को करने से पहले, प्रोसेस तो तब भी वही रहेगा जब आप पूरी ऑब्जर्वेशन करोगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और सिर्फ प्रोसेस के साथ अधूरा ज्ञान मिलेगा। तो यदि मैं सोचूं कि मेरा यहां पर जीएक्स जो है वो फंक्शन के अंदर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ब्रैकेट के अंदर, वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट यहां पर इनपुट क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो मेरा पहला इनपुट कहां जाएगा, जीएक्स में जाएगा। इस ये वाला x जो होगा इसमें जाएगा, इससे मेरा फंक्शन होगा समीकरण में, उसको सॉल्व करूंगा और फाइनली मेरे पास 1/x एज अ आउटपुट आएगा। अब ये 1/x जो है ये इस fx के लिए इनपुट बन जाएगा, ये इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 तो आउटपुट आएगा 1। यदि मैं x की वैल्यू लेता हूं 2 तो आउटपुट आएगा 0.5। यदि मैं x की वैल्यू लेता हूं
3 तो आउटपुट आएगा 1/3। यदि मैं x की वैल्यू लेता हूं 4 तो आउटपुट आएगा 0.25। ठीक है, अब ये जो आउटपुट है ये यहां पर आप रखोगे ना, तो यानी कि यदि 1 लिखा है तो आप 1/1 + 1 ही लिखोगे। यदि 0.5 है तो 0.5 अपॉन में 1 + 0.5 ही लिखोगे। ठीक है, यदि 3 रखा है तो इनपुट 3 रखा है तो यहां पर आप 1/3 डिवाइड बाई 1 + 1/3 ही लिखोगे। तो इसका मतलब यदि मैं इनपुट को x लेता हूं तो यहां पर जो वैल्यू एज ए इनपुट आ रही है वो 1/x के बराबर ही आ रही है। इसलिए मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा कि यहां पे सीधा 1/x रखो और 1 + 1/x रखो कि जैसे ही आप x को इनपुट दोगे वो अपने आप सॉल्व होके फंक्शन के सही इनपुट में तब्दील हो जाएगा, और जैसे ही तब्दील हो जाएगा आपका FOGX का समीकरण भी आपको मिल जाएगा। और वो क्या निकल कर आएगा 1/x डिवाइडेड बाई 1 + x अपॉन में x, जो कि बन जाएगा 1/1 + x। ठीक है, ये बन गया और ये देखो हमारे पास फाइनली आ गया। तो सेम दो ही चीजें थी, प्रोसेस यार x की जगह 1/x रख दो, सॉल्व कर दो, आ गया आपके पास FOGX। लेकिन एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन के साथ बात की क्लैरिटी में सुधार होता है, और ये तो बहुत ही इजी सा पार्ट था, लेकिन स्टिल यही काम हमें हर जगह करना है ताकि हमारे पास जो ज्ञान हो ना वो सदैव संपूर्ण हो, अधूरा कभी ना रहे। और इसका फायदा दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि FOGX का आपको डोमेन बताना है। ठीक है, यदि मैं इसके डोमेन को देखता हूं तो FOGX जो आता है ये 1/1 + x निकल कर आता है। तो डिनोमिनेटर में 1 + x आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपके लिए -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, इस वैल्यू पर ये फंक्शन आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अब क्यों नहीं देगा, अब यदि मैं इसको देखूं 1/x को देखूं, x की वैल्यू में -1 देता हूं। ठीक है, x की वैल्यू में -1 देता हूं तो ये -1 बन जाएगा, और यदि मैं इसमें इनपुट दूंगा -1 का तो -1 अपॉन में 1 - 1 जो कि बन जाएगा -1/0, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। यस, तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि x की वैल्यू आपके लिए -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि मैं एक और चीज देखूं कि यहां पर अगर मैं, ठीक है, अब जब मैं डोमेन को देखता हूं, यस मुझे वो नजर आ गया। ठीक है, मैंने डोमेन को देखा तो अब यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि यार आपकी x की वैल्यू जो है वो, इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ठीक है, ये आपका डोमेन है, और यहीं पे जैसे ही हम इस सवाल का जवाब ये लिखेंगे हमें 4 नंबर नहीं मिलेंगे, हमें -1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमने यहां पर अधूरे ज्ञान का इस्तेमाल किया कि बस फंक्शन बनाया और उसका डोमेन बता दिया। अब जरा सोचो, ये फंक्शन में जो इनपुट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, gx के आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। और सिर्फ gx फंक्शन को यदि मैं देखूं तो 1/x को यदि मैं देखता हूं तो x की वैल्यू 0 पर, ठीक है, ये आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट दे रहा है इंफिनिटी, और इंफिनिटी की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो अनंत होता है। तो 1/x पर कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, और जब अगर कोई आउटपुट ही नहीं आएगा तो इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या डालोगे आप, जरा सोच के देखो। यानी x की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू यदि 0 होगी तो इसके अंदर इनपुट ही नहीं आएगा। ठीक है, बट यहां पर वो चीज हमें नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल इसका जो वो होगा, डोमेन होगा इस फंक्शन के लिए, वो होगा x बिलोंग करेगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 0। इन दोनों को हटा के ये फाइनली आपका डोमेन आएगा। ठीक है, अब जरा सोचो डोमेन होता क्या है। डोमेन का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिस पर फंक्शन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पर ये फंक्शन जो फाइनली FOGX हमारे पास निकल कर आया था, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ अगर इसको देख रहे हैं हम लोग तो हमें लग रहा है कि यार 0 डालेंगे तो 1/1 आ जाएगा, बट एक्चुअली में ये फंक्शन आपका डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। अगर ये सिर्फ कोई fx होता तो चल जाता, लेकिन ये FOGX है, यानी कि यदि आप gx के अंदर 1/0 डालोगे तो वो इंफिनिटी बन जाएगा। देखो यहां पर इंफिनिटी अपॉन में 1 + इंफिनिटी, तो यहां पे फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है, इंफिनिटी अपॉन में इंफिनिटी। हालांकि इसमें क्या हुआ था, इसमें आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया था, दैट इज वाई वो 1/1 + x आ रहा था। लेकिन 1/x और 1/x दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, बट इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस वजह से इसमें यहां पर डोमेन के अंदर, ठीक है, आपका जो सवाल बनेगा, मतलब जो जवाब बनेगा वो ये बनेगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 0। अब सोचो इसी चीज को एक सवाल बना के दे दिया जाए तो, ठीक है, सिंपल एक सवाल बना दिया जाए, जेई मेंस के अंदर आपका एक सवाल बना दिया जाए जो कि ये कहता है, ठीक है, कि FOGX इज इक्वल टू 1/1 + x, वेयर fx इज इक्वल टू x/1 + x एंड gx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये लिख के देंगे। ऑब्वियसली बात, अगर ये नहीं लिख के दिया है तो जवाब अधूरा है, सवाल अधूरा है, सॉरी माफ करना। ठीक है, और फिर पूछा जाए, बट यदि हम डेफिनेशंस पढ़ पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली ये वाला जवाब लिख कर आ जाएंगे, और ये ऑप्शन ए ही होगा, जिसपे बच्चा तुरंत टिक लगाएगा और कहेगा यार मेरे 4 नंबर तो पक्के हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन मिलेंगे कितने, -1। तो जवाब सोचो, सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है अधूरा, मुश्किल बनाता है उसको अधूरा ज्ञान।
ऑब्जर्व किया और देखो ज्ञान पूरा का पूरा हमें मिल गया। अब इसी तरह से यदि मैं कंपोजिट फंक्शन को देखूं, ठीक है, और मैं कहूं कि मुझे एक कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, मुझे कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू सेक, अभी इनवर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं ये ना लेके ये लेता हूं, y इज इक्वल टू 1/√(x²-2), ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है y, इसको मैं पहले ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू f(x) जो कि इसके बराबर है, और दूसरा फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू g(x) जो कि है आपके लिए ये कहता हूं मैं अंडर रूट ऑफ क्या लिया जाए, ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं x² माइनस, या फिर मैं इसको ऐसे लेता हूं, सिंपली ऐसे लेता हूं x x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+4 का होल स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, ये ले लिया मैंने, अभी अभी क्रिएट किया है इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, ठीक है। अब जरा देखो, मुझे इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा f ऑफ gx, ठीक है, जो कि निकल कर आएगा 1/, ठीक है, 1/, ठीक है, यहां पर x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं, मुझे फंक्शन के अंदर ये चाहिए 2 - x², ठीक है, 2 - x², ये करना है मुझे, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, तो मैं यहां पे लिखूंगा, और इसको स्क्वायर नहीं करता हूं, ठीक है, इसको x+4 कर देता हूं मैं, ठीक है, x+4 कर देता हूं, तो यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ 2 ठीक है, जो यहां पे इनपुट है वो जब आउटपुट बनेगा f ऑफ gx, तो x की जगह क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/√2 - x² - 8x, ठीक है, -8x आएगा, और यहां पे जवाब निकल कर आएगा 1/√ऑफ, ठीक है, x² -8x, ठीक है, -8x, और यहां पे हो जाएगा -14, ठीक है, ये आया। हालांकि ये सवाल में तो अपने आप ही माइनस दिख रहा है यहां पर, बट हम सोचेंगे कि x की ऐसी वैल्यू डल जाए जिसमें ये प्लस हो जाए ओवरऑल, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, बट द थिंग इज कि ये हमारा FOGX निकल कर आ गया है। लेकिन अब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्या ये FOGX है, जवाब है नहीं, ठीक है, अब क्यों नहीं है, ठीक है, हालांकि यहां तो माइनस दिख रहा है बट कई क्वेश्चंस में माइनस नहीं दिखेगा, ठीक है, बट स्टिल इनकी ऐसी वैल्यूज भी हो सकती है जहां पर ये पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं क्यों नहीं होगा। अब जरा सोचो, यदि मैं f ऑफ x को देखूं तो 2 - x² जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि 2 शुड बी ग्रेटर देन x² शुड बी लेस देन 2, इसका मतलब x आपका 2 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 2 से छोटा और -2 से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में आएगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस चीज को देखूं, ठीक है, x+4, इसमें आपकी वैल्यू जो है, आउटपुट की जो वैल्यू है वो बदल सकती है, ठीक है, वो बदलेगी। लेकिन यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर वाला लू मैं, चलो स्क्वायर वाला नहीं लेता हूं, लेकिन जब मैं इसको यहां पुट करूंगा तो स्क्वायर हो ही जाएगा ना, ठीक है, स्क्वायर हो ही जाएगा। तो यदि मैं x+4 के स्क्वायर को ऑब्जर्व करूं, x+4 के स्क्वायर को ऑब्जर्व करूं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना, मिनिमम वैल्यू इस चीज की, ठीक है, x+4 की तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, -इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही x+4 यहां पुट करूंगा तो उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 16, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी 0 + 4 का स्क्वायर लोगे, बेशक नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा, लेकिन स्क्वायर करने से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे छोटी वैल्यू स्क्वायर में आपको तब मिलती है जब x+4 आपका क्या हो जाता है, नहीं, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, इसकी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो होगी आपके लिए 0, माफ करना 0 हो गई, क्योंकि -4 पे ये 0 देगा, ठीक है, देखो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो सवाल मैंने गढ़ा है इसके अंदर एक छोटी सी परेशानी आ गई है, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता था वो मतलब समझा तो अभी भी सकता हूं बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तो मैं एक आसान सा और दूसरा एग्जांपल बनाता हूं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल बनाता हूं। इसके अंदर कुछ जगह पर तो काम करेगा, कुछ जगह पर काम नहीं करेगा, बट मुझे ऐसा एग्जांपल बनाना है जिसमें वो कहीं पर भी काम करता नजर ना आए, ठीक है। तो जैसे मैं इनवर्स का तो मुझे पता है बट इनवर्स मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, दैट इज वाई मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। y इज इक्वल टू f ऑफ x लेता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं साइन x लिखता हूं, ठीक है, साइन x लिखता हूं, एंड दूसरा लेता हूं मैं y इज इक्वल टू g ऑफ x, जो कि मैं लेता हूं यहां पर 1 अंडर रूट ऑफ x² + 4,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेता हूं और इनवर्स वाला ही एक फंक्शन दिखाता हूं क्योंकि उसी में ये चीज बड़े आसानी से निकल कर आती है। साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक इनवर्स फंक्शन है। अब मैं बस आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे जो इनपुट होगा, इनपुट जो होगा, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है तो साइन एक्स का आउटपुट क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे जो इनपुट होगा, जो साइन एक्स का आउटपुट होता है वही इसका इनपुट होगा, यानी -1 से 1 तक के बीच में ही आप नंबर्स डाल सकते हो। वेरएज यदि आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आप इनपुट क्या ले सकते हो, इनपुट तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इनपुट तो आप कुछ भी ले सकते हो। ओ यस, बन गया, फाइनली क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इनपुट तो आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनपुट यदि मैं कुछ भी ले लूं, लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसमें +4 यदि आप ऐड करोगे तो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू को यदि हम देखें, और यहां पर माइनस वैल्यूज को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ, या चलो ले भी लेंगे, बट फंक्शन है ना, तो एक ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो प्लस या फिर माइनस। क्यों लेंगे, अभी सब सोचेंगे, सब सोचेंगे, ठीक है। इस तरह की तरह समझो। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। यहां पर जो फंक्शन है जी, ठीक है, वो रियल नंबर टू रियल पॉजिटिव नंबर के सेट पर बनाई है, तो ऑब्वियसली आउटपुट जो आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो मैंने बनाया है, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट पर ही बना दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब बात यहां पर आती है कि मुझे एफ ऑफ जी एक्स को निकालना है। अब यदि मैं यहां पर डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊं तो मैं यहां कह सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं जी एक्स लिख दूंगा, जो कि आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। जो बात मैं समझाना चाहता था वो ये था कि एफ ओ जी एक्स आपके लिए ये आ गया, ठीक है। अब यदि मैं पूछूं क्या ये एफ ओ जी एक्स सही है, तो जवाब है नहीं, ये एफ ओ जी एक्स गलत है। क्यों गलत है, ठीक है, ये गलत है, लेकिन हम अगर अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो हम यही चीज को एज अ करेक्ट आंसर टिक करके आएंगे और हमारे पास ज्ञान के अभाव की वजह से गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। अब वो क्यों होंगी, क्योंकि यदि मैं इसको देखूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है ना, वो हो सकती है +2, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर छोटे से छोटा क्या बनेगा, 0, 0 प्लस 4 का अंडर रूट ये देगा आपको +-2 देगा, बट यहां तो r प्लस है तो सिर्फ आप +2 लोगे, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो +2 हो सकती है। और इसके अलावा जितने भी आउटपुट होंगे वो सारे 2 से बड़े होंगे, यानी कि ये जो y है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। अब क्योंकि यहां पे जो आउटपुट आ रहा है वो 2 से बड़ा ही है, तो यहां पर आप इनपुट तो सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही ले सकते हो, ले सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो इसका आउटपुट है वो इसके इनपुट के पैरामीटर्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा कि भाई इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन नहीं बना सकते हो, ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था कि इतनी सारी वैल्यूज आ रही थी आउटपुट, बट उसमें से एक छोटा सा ही रीजन था जो सेटिस्फाई कर रहा था फंक्शन के इनपुट के लिए, बाकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। और इन्हीं परिस्थितियों में यदि डोमेन और रेंज को पूछा जाए तो, ठीक है, हम कह दें कि ये दोनों फंक्शन है, फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड टेल मी द डोमेन एंड रेंज, तो अब बच्चे क्या करेंगे, ये बना लेंगे, ठीक है। फिर कहेंगे कि ये रहा कंपोजिट फंक्शन और इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। दो कंडीशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हमें रटाया जाता है कि भैया दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहां पर आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने बैठेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने से भी यही जवाब आएगा कि नहीं है, बट क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, हमारा ब्रेन इनके जवाब के साथ कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करने जाएंगे इनइक्वालिटी आ गई, यानी हम चौथे चैप्टर का इस्तेमाल कर रहे होंगे 11वीं क्लास का, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज -3। अब कंफ्यूज, एक्स स्क्वायर -3 से छोटा हो नहीं सकता है, और ये यहां पर एक दूसरे पैरामीटर ये आ जाएगा कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्योंकि r प्लस है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, और उस कंफ्यूजन से क्या होगा, वक्त ज्यादा लगेगा एक ही सवाल के अंदर। और देखो यदि हम यहां पर भी सोच लें तो हमें समझ आएगा कि डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट क्योंकि हमने सोचने की आदत नहीं डाली है, इसकी वजह से क्या होगा कि यदि एक्सप्लोर ना भी किया होता बट सोचने की आदत होती तो यहां पर भी क्लियरली नजर आ रहा है कि डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हमने तो कंपोजिट फंक्शन भी बना दिया है और अब डोमेन ढूंढ रहे हैं उसका, और जब ढूंढने चले तो यहां पे जवाब कंफ्यूजन क्रिएट करता गया, और जबकि वो जवाब बहुत ही सरल था यदि हमने ऑब्जर्व किया होता तो ऑब्जर्व करने से हमें यह बात समझ आई कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डोमेन एंड रेंज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बस डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो डी ऑप्शन होता है उस पर टिक मार के हम आगे बढ़ जाएंगे और समय में बचत होगी। इसका मतलब अब इसको कंक्लूड करें यदि हम इस ऑब्जर्वेशन को, तो हम ये कहेंगे कि यदि एक फंक्शन सेट ए टू सेट बी के बीच में है और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं कोई तीसरा सेट लेता हूं मैं, डी से लेकर ई सेट के बीच में मैपिंग है, तो यहां पर जो सेट बी के एलिमेंट हैं
सेट बी जो है उसको सबसेट होना पड़ेगा डी सेट का। अन्यथा क्या होगा, जो इसकी वैल्यूज हैं यदि वो डी की वैल्यूज के साथ मैच नहीं करेंगी तो इसमें जो आउटपुट आएगा, फंक्शन में जो आउटपुट आएगा, यदि आप एफ ओ जी एक्स बना सॉरी जी ऑफ एफ एक्स बना रहे हो तो उस परिस्थिति में इसका जो आउटपुट है यानी एफ एक्स का जो आउटपुट है वो डी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि बी आपका डी का सबसेट होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो आप जी ऑफ एफ एक्स नहीं बना सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप एफ ओ जी एक्स बना रहे हो तो डी जो सेट है वो आपका बी का सबसेट या इक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो आप एफ ओ जी एक्स नहीं बना सकते हो। एज सिंपल एज दैट। तो सारा ज्ञान जो हम याद करते स्टेटमेंट से ऑब्जर्वेशन के जरिए हम खोज सकते हैं, और यही है असली सच्चाई। और देखना अब जब हम इनके सवालों को एक्सप्लोर करेंगे ना, ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी और जेई मेंस एडवांस इन सबके क्वेश्चन ऐसे हलवे जैसे आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आएंगे बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सारे सवाल हमारे लिए आसान होते जाएंगे। तो ये है कंप्लीट जर्नी आपके कंपोजिट फंक्शन की, जिसको हमने कुदरत में एक्सप्लोर करके डिस्कवर किया है। देखो आसानी है ना, पढ़ाई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। मुश्किल जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि अब इतनी जर्नी में आते आते मैं आपको इतना मैच्योर करने में शायद कामयाब हो गया हूंगा कि आप इन बातों को समझोगे कि सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है, मुश्किल बनाता है उसे अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान आपके जवाब तक जो आप ज्ञान की मदद से पहुंच सकते थे उसको प्रोबेबिलिस्टिक बना देता है, लकी बना देता है कि आपके किस्मत अनुसार अगर सवाल आ गया तो आपके नंबर आ गए, किस्मत अनुसार नहीं आया तो आपके जवाब नहीं आए। और हर सवाल के साथ यदि किस्मत के भरोसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन के बेस पर ही प्रोसेस करेंगे, तो हमारे जवाब तुक्केबाज वाले जवाब होंगे, ना कि ज्ञान की मदद से लिखे गए जवाब होंगे। और नंबर्स यदि तुक्के से आए तो वो फायदेमंद नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि भैया हमें पता है 10 साल से यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, 10 साल से हम पैटर्न देख रहे हैं, हमने उनको जवाब को प्रोसेस कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा और यही हमें टिक करना है। हमने टिप्स एंड ट्रिक्स बना लिया उसके। अब इसकी मदद से यदि हम क्वालिफाई भी करते हैं तो हम बेशक आईआईटी तो पहुंच जाएंगे लेकिन इस देश को आगे कभी नहीं ले जा पाएंगे। हम हर केस में एक स्लेवरी ही चुनने वाले हैं। लेकिन ज्ञानी इंसान ऑब्जर्व करता है, सोचना सीखता है, अपनी काबिलियत को बढ़ाता है, और यही काम हमें करना है। क्योंकि जब हमारी काबिलियत बढ़ेगी तो इस सवालों का दर्जा बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। सो इसी बात को आपको समझना है, सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं। पूर्ण ज्ञान होगा सवाल आसान होगा, अधूरा ज्ञान होगा सवाल मुश्किल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, यही है कहानी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहां पर अंत करेंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, इफ यू थिंक कि मैं आप लोगों को सही ज्ञान प्रोवाइड कर रहा हूं और इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है स्टेम वेदास प्लेटफॉर्म के जरिए, तो प्लीज यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आप अपने दोस्तों को बोलिए कि जरूर आएं। यदि उन्होंने कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है तो भी आएं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये लाइब्रेरी है आपको राइट वे ऑफ एजुकेशन गाइड करने के लिए। और आप इसको एक वीडियो बुक की तरह भी समझ सकते हो जो राइट सीक्वेंस में आप लोगों को ज्ञान प्रदान करेगा और आपके सवालों के जवाबों तक, वो सवाल नहीं जो सिर्फ किताब में मिलते हैं, वो सवाल जो आपके ख्यालों में आते हैं, उन सवालों के जवाब तक भी आपको लेके जाएगा और आपके लिए साइंस और मैथमेटिक्स को आसान बनाएगा कहना भी गलत होगा क्योंकि वो एक्चुअली में आसान है, आपको दिखाएगा कि वो कितने आसान हैं। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लेकर आइए एंड यहां पर मिलकर हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। 11वीं के बच्चे अभी से आना शुरू कर सकते हैं क्योंकि जब तक वो आगे बढ़ेंगे, अब हम रिलेशन एंड फंक्शन के बाद ही फिजिक्स की विंडो ओपन कर सकते हैं। वो क्यों है वो मैं आपको किसी एक वीडियो में समझाऊंगा कि और मैं एप्लीकेशन में लिख भी दूंगा कि किन चैप्टरों के बाद आपको फिजिक्स ओपन करनी है और फिजिक्स के किन चैप्टर के बाद आपको केमिस्ट्री ओपन करनी है फॉर राइट सीक्वेंस, ठीक है। सो इन चीजों को हम लोग यहां पर क्लियरली डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।